Hello, friends, and welcome to UPSC Made Simple. Today is 18th of August 2020, and let's move further towards the Hindu newspaper analysis. ठीक है? So, before we start the analysis, please subscribe to the channel and put the bell notification on and like the video after watching the video if you like the video. Okay? So, let's start. Supreme Court to study कंटेक्स्ट ऑफ चार्जेस अगेंस्ट जजेस. सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? ये कंटेक्स्ट ऑफ चार्जेस कौन से चार्जेस लगते हैं, जैसे ये करप्शन के चार्जेस लगते हैं या और कोई एलिगेशन लगते हैं, पब्लिक एलिगेशन, वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि कैसे उसको डील किया जाए. ठीक है. What did the Supreme Court decided to launch a detailed examination into the circumstances under which a person can make public allegations of corruptions against the judiciary. ठीक है. ये बोले वो ये ध्यान रखेगी या ये देखेगी, एग्जामिन करेगी कि कौन से सर्कमस्टांसेस में एक इंसान पब्लिक एलिगेशन लगा सकता है करप्शन का जुडिशरी के ऊपर. अ 3 जज बेंच लेड बाय जस्टिस अरुण मिश्रा, ध्यान रखना, लेड बाय जस्टिस अरुण मिश्रा, also decided to hear arguments on laying down procedure to be adopted if such statements of corruption are made in public sitting as well as retired judge. ठीक है. इसका प्रोसीजर भी करेंगे कि कैसे होना चाहिए. ठीक है. अब थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट जब आ गया है तो हमको एग्ज़ाम्स क्लियर करना है, हमें नॉलेज से भरना नहीं है. वी हैव टू क्लियर आर एग्जाम्स, मेड बी यूपीएससी, मेड बी एनी स्टेट सर्विसेज एग्जाम, आईबीपीएस, पीओ, एनीथिंग. तो हमारा फोकस चीज़ों को समझने में, जो इंस्टीट्यूशन से और जो चीज़ों को समझने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें. सुप्रीम कोर्ट आप सबको पता है, इट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट एंड द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. फाइनल कोर्ट ऑफ अपील मतलब अपील कर करके आप फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो. ठीक है. India is a federal structure and has a single and unified judicial system with 3-tier structure. कौन से 3 टायर है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट. ये 3-टायर स्ट्रक्चर है. तो अभी थोड़ी सी हिस्ट्री जानते सुप्रीम कोर्ट के बारे में. ठीक है. द प्रोमulgation ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गया. सुप्रीम कोर्ट कब एस्टैब्लिश हुआ था? इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा वॉज एस्टैब्लिश. ठीक है. as a court of record with full power and authority. It was established to hear and determine all complaints for any crimes and also to entertain, hear and determine any suits for action in Bengal, Bihar and Orissa. ये बंगाल, बिहार एंड ओडिशा में कुछ भी क्राइम या कुछ भी ऐसे है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने के लिए बनाई गई थी. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर एस्टैब्लिश बाय किंग जॉर्ज 3. ध्यान रखना, मद्रास और बॉम्बे एस्टैब्लिश किए थे किंग जॉर्ज 3 में. मद्रास कब हुआ था? 1800 में, एंड बॉम्बे 1823 में. ध्यान रखना. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट कैलकटा 1773, मद्रास 1800 बाय किंग जॉर्ज 3 एंड बॉम्बे बाय किंग जॉर्ज 3 इन 1823. ठीक है. द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट्स ऑफ 1861 created high courts for various provinces and abolished supreme courts at Calcutta, Madras and Bombay. तो 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ 1861 में, और उसने सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दिया, और कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे एंड ऑल्सो द सदर अदालत इन प्रेसिडेंसी टाउन्स. जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे उसमें सदर अदालत भी बनाए गए. ठीक है. इंडियन हाई कोर्ट एक्ट्स ऑफ 1861. These high courts had the distinction of being the highest courts for all cases till the creation of Federal Court of India under the Government of India Act 1935. मतलब ये सारे केसेस देख सकते थे. ठीक है. इनको हाईएस्ट कोर्ट का दर्जा था अनटिल कब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया. ठीक है. जब वहाँ पे फेडरल कोर्ट बनाया गया था. द फेडरल कोर्ट हैड ज्यूरिडिक्शन टू सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन प्रोविंसेस एंड फेडरल स्टेट. ध्यान रखना, फेडरल कोर्ट कब बनाया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में. ध्यान रखना. एंड व्हाट वाज द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट? to solve dispute between provinces and federal state and hear appeal against judgments from high court. हाई कोर्ट के आगे जजमेंट्स ये सुन सकता था. ठीक है. आफ्टर इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग ऑन 26 जनवरी 1950. हमें सब पे पता है. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस and its first sitting was held on 28th of January 1950. Very important.
ध्यान रखना, एग्ज़ाम में आ सकता है, एग्ज़ाम में नहीं आया तो आप कोई भी आंसर में इसको लिख पाओगे, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, रैंकिंग लिस्ट में आ जाओगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप जो भी मेरे सब जो सुन रहे हैं वो एक दिन ऑफिसर ज़रूर बने, ये मेरी दिल से कामना है आप लोगों के लिए, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी इन यू गाइज इन यूनिफॉर्म with an emblem on your shoulder, okay, so work hard for it. It has the power of judicial review, ये हमें सबको पता है। judicial review मतलब जुडिशरी सो मोटो केसेस ले सकती है, या अगर ऐसा कोई भी लेजिस्लेशन है जो इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन स्ट्राइक इट डाउन, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो गारंटी किए उसके अगेंस्ट कुछ होता है तो इट कैन स्ट्राइक इट डाउन, दैट इज़ द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इट हैज़ अ जुडिशियल रिव्यू पावर। अभी एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट के पास कितने जजेस हैं? 31 जजेस, उसमें से 1 चीफ जस्टिस एंड 30 अदर जजेस, ठीक है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बिल ऑफ 2019 एडेड 4 जजेस टू स्ट्रेंथ, इंक्रीज फ्रॉम 31 to 34, इंक्लूडिंग द CJI, मतलब CJI को मिला के 34 जजेस है अभी, ठीक है हमारे पास। ओरिजिनली कितने थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस? इट वाज जस्ट 8, उसमें से एक चीफ जस्टिस था और 7 जजेस थे, ठीक है। द पार्लियामेंट इज ऑथोराइज टू रेगुलेट देम। अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है जजेस का? द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन with such judges of the Supreme Court and High Court as deems necessary, ठीक है। The other judges are appointed by the President after consultation with CJI and such judges of the Supreme Court and the High Courts as he deems necessary. The consultation with the Chief Justice is obligatory in the case of appointment of a judge of a other than Chief Justice, मतलब Chief Justice का ये कंपलसरी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया रहेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में और हमारे इसके बारे में। तो हम थोड़ी सी बात करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? पहली बात कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं। आर्टिकल 129, ध्यान रखना इसको रट्टा मार लेना। आर्टिकल 129 ग्रांट सुप्रीम कोर्ट द पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। Article 142(2) enables the Supreme Court to investigate and punish any person for its contempt. ये दो सुप्रीम कोर्ट का। और अभी हाई कोर्ट का क्या? 215 ग्रांट्स एवरी हाई कोर्ट द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। However, the contempt of court has not been defined in the constitution. Question आएगा, contempt of court is defined in the constitution, so wrong mark करिएगा उसको because it is not defined in the constitution. As per the Contempt of Court Act 1971, contempt refers to the offence of showing disrespect to the dignity or authority of a court. The act divides contempt into 2 categories. Basically 2 categories में है contempt of court का, एक civil और एक criminal contempt, ठीक है। अब civil contempt क्या होता है? It is a willful disobedience to any judgment. ठीक है, मैंने नहीं मानना है, बस बात खत्म, मैं नहीं करूँगा ऐसे वाला ऐसे, that is a civil contempt, ठीक है। जो भी कोर्ट का ऑर्डर है कि हम नहीं माना, चलो मैं नहीं जा रहा। जैसे महाराष्ट्र में दहियांडी एक फेस्टिवल होती है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था उसको, तो भी कई पॉलिटिकल पार्टीज़ में उसको ये किया, एड्रेस किया और उन्होंने किया, तो वो सिविल कंटेम्प्ट हो गया, ठीक है। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? इट इज़ एनी एक्ट विच में रिजल्ट इन स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट बाय लोअरिंग इट्स अथॉरिटी। मतलब आप एक कोर्ट की अथॉरिटी लोअर कर रहे हो, मतलब आप कोर्ट को कुछ नहीं मान रहे हो, ठीक है। इंटरफेरेंस इन द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ऑब्स्ट्रक्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 was amended in 2006 to include the defense of truth under section 13 of the original legislation, implying that court must permit justification by truth as a valid defense, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ था 2006 में, इसमें क्या बोला? दैट कोर्ट मस्ट परमिट जस्टिफिकेशन बाय ट्रूथ एज अ वैलिड डिफेंस इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज़ इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। ओके, ये हमारी बात हुई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट।
तो आई होप आप ये समझ गए रहोगे बहुत अच्छे से। अभी इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप फटाक से उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नीट जेईई वोंट बी पोस्टपोन्ड सेज द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट और वो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाले थे, ये कोविड-19 के इसमें लोग बच्चे बोल रहे हैं कि मत करो मत करो, और हमारे जस्टिस अरुण मिश्रा है वो बोले कि नहीं ये तो होके रहेगा, ठीक है। तो थोड़ी सी बात करते, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था क्या, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, ठीक है। किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एज ए इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस एंड सेल्फ सस्टेन प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन for conducting efficient, transparent, and international standard tests in order to access the competency of candidates for admission to premier higher education institutions, ठीक है। क्या फॉर्म किए थे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के लिए जो होता है 2020 विल बी कंडक्टेड बाय NTA, मतलब ये नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके बारे में हमने बात की। और ये किसके एडमिशन के लिए होता है, MBBS, BDS इज डेंटल सर्जन कोर्सेज एंड अदर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज इन अप्रूवल रिकग्नाइज्ड मेडिकल डेंटल एंड अदर कॉलेज इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये हमने बात की किसके बारे में, नीट के बारे में। आई होप आपको क्लियरिटी मिली इसके बारे में। इसमें से एक थोड़ा सा ये बोलना था मेरे को, मतलब सिर्फ एक ओवरव्यू ले लो कि द दिल्लीज असेंबलीज, दिल्ली के असेंबली में पीस एंड हारमनी कमिटी है, ठीक है। एक कमिटी है जिसका नाम है पीस एंड हारमनी कमिटी, सेड दैट इट हैड रिसीव्ड मल्टीपल complaints against Facebook officials for deliberate and intentional inaction। deliberate inaction के लिए complaints मिले, किसके लिए, to contain hateful content in India for vested reasons। तो ध्यान रखना, फेसबुक यहाँ पे कोई भी कभी भी, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ये ऐसे कुछ भी शेयर नहीं करना, सबको प्यार करना और सबके साथ सिर्फ अच्छा व्यवहार करना, बिकॉज यू गाइज आर फ्यूचर ऑफिसर्स, ध्यान रखना, ठीक है। IIT दिल्ली सेट गोल्स फॉर 2020 रिलीजेस विजन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो IIT जो दिल्ली है उन्होंने 2020 का एक विजन डॉक्यूमेंट भेजा है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी है, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू, द ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशंस एट IIT दिल्ली बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस उन्होंने लॉन्च किया। तो हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, इट इज़ द सेकेंड हाइस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन द कंट्री, इंपॉर्टेंट है, सेकेंड हाइस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। Article 63 declares there shall be a vice president of India, that is the office cannot remain vacant, मतलब वेकेंट नहीं हो सकता ऑफिस, ठीक है। अब इलेक्शन के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए, अ पर्सन कैन नॉट बी elected as a vice president unless he has completed the age of 35 years, ठीक है। मतलब मिनिमम क्राइटेरिया इज 35 years, is qualified for election as a member of Council of States, ठीक है। he is qualified as a member of इलेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 30 years, ध्यान रखना, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय अ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ध्यान रखना, इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एंड द वोटिंग इन सच इलेक्शन इज बाय सीक्रेट बैलेट, ठीक है। सीक्रेट बैलेट से होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। याद, इसके इलेक्टोरल कॉलेज में दोनों आते हैं, बोथ मेंबर्स ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं। अभी इनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, इट इज़ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ ऑफिस, जब से आएंगे ऑफिस बैठेंगे तब से 5 साल। Even after the expiration of the term, the vice president shall continue in office until his successor assumes office, ठीक है। ध्यान रखना वो वेकेंट नहीं करते, ठीक है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इट कैनॉट बी वेकेंट।
आर्टिकल 76C बोलता है, ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, द रेजिग्नेशन बिकम्स इफेक्टिव फ्रॉम द डे इट इज एक्सेप्टेड, ध्यान रखना। एंड गाइज यू हैव टू टेल मी हुम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर उसको उनको रिज़ाइन करना है तो वो किसको देंगे अपना रेजिग्नेशन, यू हैव टू कमेंट, you have to write down in the comment section and tell me, okay? The vice president can be removed from the office by resolution of council of states, ठीक है, resolution किसका होगा, council of states, passed by a majority of its member at the time and agreed by the house of people, ठीक है, मतलब resolution council of state में आएगा, फिर वो pass होगा by majority of its members of that time and agreed by the house of लोक सभा, फिर उसको agree करेगी। A resolution for the purpose may be moved only after a notice of at least 14 days minimum, ठीक है, 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा तभी होगा। अभी इमॉलमेंट्स क्या है, वाइस प्रेसिडेंट सैलरी कितनी 1,25,000 है, ठीक है, इन्होंने बता दिया, ये भी आप भी ध्यान रखना, 1,25,000 हमारी वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, मतलब एक्स ऑफिशियो मतलब क्या, जो वो ऑफिस में रहेगा, मतलब जो वो, जैसे वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है, जो वो ऑफिस में रहेगा, मतलब वाइस प्रेसिडेंट वो ऑफिस के हेड है, तो वो हेड राज्यसभा का चेयरपर्सन होगा, ठीक है, दैट मीन्स एक्स ऑफिशियो। ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स और डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, he does not perform the duties of the office of the chairperson of the council of state and is not entitled to salary or allowances payable to the chairperson, ध्यान रखें, when the president is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the vice president discharges the president's function till the president's resume office, ठीक है, during this period, the vice president has all the powers, immunities and privileges of the president and receives emoluments and allowances payable to the president। मतलब अगर वेंकैया नायडू जी, अरविंद जो हमारे ये है प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, इनकी अगर जगह पे आए तो उनको सारे बेनिफिट्स रामनाथ कोविंद जी के मिलेंगे, ठीक है, आर हॉनरेबल प्रेसिडेंट। More develop antibodies against the virus, guys. I am not taking this coronavirus thing because it is a mess to talk about coronavirus and virus all the time. So मैं यूजुअली ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं उनको मैं इग्नोर करता हूँ, जो केसेस बढ़ गए, केसेस कम हुए, बट तो भी मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। एंटीबॉडीज़ जब देखी है मैंने तो मेरे को इम्पॉर्टेंट लगा आपको बताने के लिए कि एंटीबॉडीज़ होती क्या एग्जैक्टली। एन एंटीबॉडी इज़ अ लार्ज वाई शेप्ड प्रोटीन, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ और बहुत सिंपली समझ जाएगा, आप किसी और को भी एक्सप्लेन कर देना ये बात, ठीक है। इट इज़ अ वाई शेप प्रोटीन, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय whom, it is produced by plasma cells that are used by immune system to neutralize pathogens such as pathogenic bacteria and viruses, ठीक है। क्या है ये वाई शेप प्रोटीन है कि कौन प्रोड्यूस करता है, प्लाज्मा सेल, किसके लिए यूज होते हैं, बाय इम्यून सिस्टम टू न्यूट्रलाइज पैथोजन सच एज पैथोजेनिक बैक्टीरिया और वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। देर आर 5 इम्यूनोग्लोब्यूलिन केसेस, ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोला जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही ध्यान रखना, IgG, IgM, IgA, IgE और IgD, ये है आइसोटाइप्स ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स फाउंड इन अ सीरम। तो बस इतना सा ध्यान रखना, एंटीबॉडीज़ क्या एक रफ आइडिया होना चाहिए ताकि हम बात कर सकें इसके बारे में। हरियाणा टू कंडक्ट लोक अदालत ऑन August 29, ठीक है, हरियाणा में कंडक्ट होने वाले हैं August 29 to decide cases on digital platforms due to restricted working of courts in the view of COVID-19, ठीक है, ध्यान रखना। NGT tells states to monitor गंगा rejuvenation, NGT ने क्या बोला है, किसको बोला है, द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, इनको क्या बोला कि आप पीरियडिकली मतलब टाइम टू टाइम मॉनिटर करो द गंगा रिजुविनेशन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है,
while observing that it was a pity that pollutants were still being discharged into the river despite several directions of the various courts. मतलब इतना तुम्हें बोलने के बाद भी तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कचरा नहीं डालते, पानी में कचरा नहीं डालते. So the NGT has told द सेक्रेटरीज ऑफ दीज रिस्पेक्टिव स्टेट्स. तो हम किसके बारे में बात करेंगे? NGT के बारे में. व्हाट इज NGT? NGT इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. कब हुआ था एस्टैब्लिश? 2010 में हुआ था अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2010. ठीक है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड अ स्पेशलाइज्ड फोरम फॉर इफेक्टिव एंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस पर्टेनिंग टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड बहुत सारे जो एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन और कंपेंसेशन के से रिलेटेड केसेस वो देखता है. अभी स्ट्रक्चर कैसा है? प्रिंसिपल ब्रांच मतलब जो मेन ब्रांच है NGT की वो कहाँ पे है? दिल्ली में है. और 4 जोन्स में बटा गया है, जो पुणे, भोपाल, चेन्नई और कोलकाता. ध्यान रखना इसके ब्रांचेस है पुणे, भोपाल, चेन्नई और कोलकाता. CPCB करके भी याद रख सकते हो उसको. ठीक है. द चेयरपर्सन ऑफ NGT इज़ अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ध्यान रखना इसको, है ना, एक एग्जाम में ऐसे लिख के आया था कि इट इज़ अ रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट. तो हाई कोर्ट ने NGT का जो चेयरपर्सन है इज़ अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. हेडक्वार्टर इन द अदर जुडिशियल मेंबर्स आर रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट. जो अदर जुडिशियल मेंबर्स होते हैं NGT के वो रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स होते हैं, बट चेयरपर्सन इज अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ईच बेंच ऑफ NGT विल कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 1 जुडिशियल मेंबर एंड 1 एक्सपर्ट मेंबर. मतलब ईच बेंच जो केसेस को सुनती है उसमें एटलीस्ट एक जुडिशियल और एक एक्सपर्ट मेंबर होना ज़रूरी है. एक्सपर्ट मेंबर को कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए? 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही तुम एक्सपर्ट मेंबर बन सकते हो. ठीक है. अभी लीगल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द NGT. NGT कौन से केसेस सुनता है? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1974, वाटर सेस एक्ट ऑफ 1977, फॉरेस्ट 1980, एयर 1981, एनवायरनमेंट 1986. ये 2 केसेस नहीं सुनता. या ध्यान रखना ये दो एक्ट्स से ये केसेस नहीं सुनता. एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927. तो 72 और 27, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 से ये केसेस नहीं सुनता. ठीक है. ये हो गया हमारा NGT के बारे में. 12 सिटी फॉरेस्ट रेडी, 4 मोर सून. राय 12 city forests have been developed in capital and 4 more will be ready soon. कौन बोलते हैं? एनवायरनमेंट मिनिस्टर है हमारे गोपाल राय जी, ये बोलते हैं. द सेंटर मैंडेट्स डेवलपिंग नगर वन. नगर वन मतलब क्या होता है? बेसिकली सिटी फॉरेस्ट टू स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 10 to 14 हेक्टर्स. द 5 mentioned by दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ बीन डेवलप्ड. ठीक है. तो हम थोड़ी सी बात करेंगे इनके बारे में. ठीक है. एक मिनट. हाँ. तो क्या ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो 5 जून को सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. ध्यान रखना. तो क्या हुआ था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में? जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नगर वन स्कीम. ठीक है. नगर वन स्कीम बेसिकली आपके पुणे से इंस्पायर है. एक पुणे में जो एक स्कीम है उससे इंस्पायर्ड है. ठीक है. अभी ये एक छोटू सा फैक्ट है. इंडिया हैज़ 8% ऑफ वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी डिस्पाइट हैविंग मैनी कंस्ट्रेंट्स लाइक 2.5% ऑफ वर्ल्ड लैंड मास, हैज़ टू कैरी 16% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड हैविंग ओनली 4% ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज. मतलब हमारे पास 4% ही फ्रेश वाटर है, 16% दुनिया की आबादी है और 2.5% ही हमारे पास वर्ल्ड्स लैंड मास है. तो भी हमारे पास 8% ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी है. ठीक है. तब अर्बन फॉरेस्ट स्कीम. ठीक है. क्या है ये? द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड विथ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कोलैबोरेशन between the forest department, municipal bodies, NGOs and corporates, municipal bodies. Okay. The forest will work as lungs of the city. ये तो हमें पता है.
The urban area rejuvenation scheme is based on Smriti One in वारजे एरिया ऑफ पुणे सिटी. जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ये इंस्पायर्ड है पुणे सिटी के वारजे एरिया से, स्मृति वन. ठीक है. तो ये बेसिकली ऐसा होगा कि सिटीज़ में थोड़े थोड़े एरिया में ऐसे फॉरेस्ट टाइप्स बनाए जाएंगे, बड़े बड़े फॉरेस्ट टाइप्स, 10 से 14 हेक्टेयर के बीच में रहेंगे वो. ठीक है. आपके सिटी में भी बन जाएंगे थोड़े टाइम में. ठीक है. मोबाइल ओपीडी वंस कलेक्टिंग स्वैब सैम्पल्स. ठीक है. जो मोबाइल ओपीडी वंस है, ये वैन्स है जिसमें कहाँ पे चीफ मिनिस्टर का फ्री मेडिसिन स्कीम जो चल रहा है राजस्थान में, वो लोग ने क्या किया है, स्टार्टेड कलेक्टिंग स्वैब सैम्पल्स फॉर कोविड-19 टेस्टिंग. तो इतना ध्यान रखना. तो हमें किस चीज़ पे ये लिखा है यहाँ पे देखो, प्लाज्मा थेरेपी हैज़ बीन प्रमोटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स है. तो हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में. कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी. ठीक है. ये एक थेरेपी नहीं है बेसिकली, इट इज़ नॉट अ न्यू थेरेपी. ये कोई नई बेसिकली नई थेरेपी नहीं है. इट इज़ अ थेरेपी बैंक्स एन एज ओल्ड कंसेप्ट ऑफ पैसिव इम्यूनिटी. ये एक बहुत पुराना कंसेप्ट है, बहुत पुरानी थेरेपी है पैसिव इम्यूनिटी की. तो क्या करता है बेसिकली ये जो कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है, ये करता है, इट मेक्स यूज़ ऑफ एंटीबॉडीज़ डेवलप्ड एंड रिकवर्ड पेशेंट अगेंस्ट द कोरोना वायरस. मतलब कोई रिकवर्ड पेशेंट है तो उसने वो डिसीज़ फाइट किया, तो उसके पास वो एंटीबॉडीज़ है. कहाँ पे एंटीबॉडीज़ है उसको, तो होल ब्लड और प्लाज्मा जो होता है उसके, वो आदमी का होल ब्लड और प्लाज्मा जिसको बोलते हैं, उसके खून से लिया जाता है. एंड द प्लाज्मा इज इंजेक्टेड इन इल पेशेंट्स सो दैट द एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड एंड बूस्ट देयर फाइट अगेंस्ट द वायरस. मतलब जो पेशेंट जो कोविड-19 से ये है, तकलीफ़ में है, बीमार है, या ऐसा कोई है उसको कोविड-19 होने के चांसेस हो गए, तो उसमें इंजेक्ट किया जाएगा. उससे क्या होगा, उसमें भी एंटीबॉडीज़ वो वर्क करके फाइट करेगी. दिस इज़ नॉट 100% वर्केबल. ऐसे भी नहीं है कि इट इज़ 100% चांसेस है इसके वर्क करने के, बट येस इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क. ठीक है. अब ये क्या बोलता है, ओके वाइल, ओके ठीक है, चलो इतना ही ध्यान रखो, मैंने आपको समझा दिया. और एक बात जो हम करेंगे इसमें, वो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में. ये क्या है, आईसीएमआर. बहुत मतलब आप पूरा ये जो 3-4 महीने का लॉकडाउन है उसमें यही सुन रहे हो, आईसीएमआर आईसीएमआर. क्या है, एक एपेक्स बॉडी इन द इंडिया फॉर फॉर्मुलेशन कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च. इंपॉर्टेंट है. Its mandate is to conduct, coordinate, and implement medical research for benefit of the society, translating medical innovations into product process and introducing them to public health system. अब ये क्या है, funded by the government of India through Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare. आई होप आपको समझ में आया रहेगा आईसीएमआर और इसके बारे में, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में. इन्फेंट डेथ्स डिक्लाइन 4.6% इन हरियाणा. तो हम बात करेंगे इन्फेंट डेथ्स के बारे में. एक मिनट. तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के बारे में बात करेंगे. ठीक है. क्या होता है आईएमआर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट? इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 पर 1000 लाइव बर्थ्स फॉर अ गिवन ईयर. मतलब 1 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ बेसिकली काउंट होती है पर 1000 लाइव बर्थ्स. मतलब 1000 लाइव बर्थ्स में कितने बच्चे, लाइव बर्थ मतलब नॉर्मल लाइव बर्थ में कितने बच्चे तो बात करें इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है. इट इज़ अ नंबर ऑफ डेथ अंडर एज 1. ठीक है, पर 1000 लाइव बर्थ्स. ठीक है. इन इंडिया इन इंडिया डिक्लाइन कंसिडरेबली एट द रेट ऑफ ऑलमोस्ट 57%. ठीक है, 57% से तक ये हुआ. द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट केम डाउन फ्रॉम 80 इन्फेंट डेथ्स पर 1000 लाइव. पहले 80 बच्चों की डेथ होती थी पर 1000 लाइव बर्थ, कभी 1995 में. और 2017 में कितने होती है, 33 पर 1000.
ठीक है, बेसिकली ये ध्यान रखिए आप इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के बारे में, ठीक है, डिक्लाइनिंग इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है। कंडीशंस इन महूल इक्वल टू दोज ऑफ अ गैस चेम्बर सेज एनजीटी, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फाइन लगाई है बेसिकली जो ऑयल कंपनीज़ है, जैसे बीपीसीएल और ये सारी जो ऑयल कंपनीज़ है, तो ये क्या छोड़ रही है कि वॉलेटाइल कंपाउंड्स छोड़ रही है इन द एयर विच इज़ कॉजिंग मोर पोल्यूशन। तो कहाँ बोला है ये महूल, अम्बापाड़ा एंड चेंबूर, ये जो तीन एरियाज़ है विच लाई इन मुंबई, यहाँ पे भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और सी लॉर्ड कंटेनर लिमिटेड
इन पे फाइन लगाया है मिला के 286 करोड़ फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हमने ऑलरेडी बात की थी, एनजीटी एक्ट ऑफ 2010, ध्यान रखना, ठीक है। और एनजीटी के हेड कौन होते हैं, चेयरपर्सन, ही इज़ द रिटायर्ड जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एंड अदर मेंबर्स आर जज ऑफ अ हाई कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अटॉर्नी जनरल्स नॉड सॉट फॉर एक्शन अगेंस्ट स्वरा भास्कर, ठीक है। स्वरा भास्कर के एक्शन के अगेंस्ट अटॉर्नी जनरल ने हाँ बोला है। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, नहीं स्वरा भास्कर के बारे में नहीं, अटॉर्नी जनरल के बारे में, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल को कौन होता है, इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। ध्यान रखना, अटॉर्नी जनरल एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री में। कौन से आर्टिकल के आगे अकॉर्डिंग, आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ऑफिस ऑफ एजी, ठीक है, ध्यान रखना, आर्टिकल 76। तो अपॉइंटमेंट एंड एलिजिबिलिटी की बात करें, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। He or she must be a person who is qualified to be appointed as a judge of the Supreme Court. That is, he or she must be a citizen of India and must have been a judge of some high court for 5 years or an advocate of some high court for 10 years or an eminent jurist in the opinion of the president. Term of the office कितना है, it is not fixed by the constitution, pleasure of the president के ऊपर रखा है। अभी removal procedure क्या बोलता है, removal procedure on the ground for removal of AG are not stated in the constitution। मतलब अटॉर्नी जनरल के कौन से ग्राउंड पे निकाल दिया जा सकता है उसको नहीं लिखा है। he or she holds the office during the pleasure of the president and may be removed by the president at any time। तो बेसिकली काम क्या है इनका, he advises the government of India upon such legal matters which are referred to him by the president to perform such other duties of a legal character that are assigned to him by the president, to appear on the behalf of government of India in all cases of the Supreme Court or any high court in which government of India is concerned, to represent the government of India in any reference made by the president to the Supreme Court under article 143, power of the president to consult the Supreme Court, ठीक है। आर्टिकल 143 क्या बोलता है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उनके पास क्या क्या राइट है, इनके अटॉर्नी जनरल के पास ये राइट है कि वो कोई भी हाउस में जाके कोई भी प्रोसीडिंग में बैठ के देख सके, ठीक है, ठीक है। बट ही डजंट हैव अ राइट टू वोट। ही और शी एंजॉयज ऑल द प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना, वो सारे प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ दैट आर अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो उनको मिलते हैं। She does not fall in the category of government servants. He or she is not barred from private legal practice. However, she should not advise or hold a brief against the government of India. Solicitor General of India and Additional Solicitor General of India assist the AG in fulfillment of the official responsibilities. और यही स्टेट में कौन होता है, हेड, स्टेट का हेड कौन होता है, मतलब ये जैसे अटॉर्नी जनरल का ये होता है एडवोकेट जनरल इन द स्टेट, ठीक है। नीड डायरेक्शन टू ब्लॉक एक्सेस टू यूजर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने किसको बोला है, हाई कोर्ट को बोला है। क्या बोला है हाई कोर्ट को, कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जो अभी रिसेंटली क्या उनका सब, जो अबू फैज़ल करके एक है व्यक्ति, उन्होंने बहुत सारे हेट वीडियोस और बहुत सारे ये बहुत कुछ डाले which would cause a communal hatred between Hindu and Muslims, ठीक है। तो इसको सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने बोला है कि हमें आपकी सहमति की ज़रूरत है उसको बैन करने के लिए, अगर आप बोलेंगे तो हम इसे बैन कर देंगे, ठीक है। एंड मतलब मुझे जो भी सुन रहा है या मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप ध्यान रखिए ये सारे कम्युनल चीज़ों में ना पड़े। this is all a waste of time, I would say. Yes, it is a waste of time. Rather try to uplift people. अगर बहुत उनको बेटर लाइफ दीजिए, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, और वो अगर नहीं भी कर सकते हो आप, तो आप एक खुद के लिए एक बेटर लाइफ और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ रखिए, अपने आप को बेटर बनाते चलिए। भगवान और अल्लाह के नाम पे मत करिए कुछ भी, ऊपर वाले ने सबको इक्वल बनाया है,
आप कोई नहीं होते भेदभाव करने में, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। गवर्नमेंट टेक्स ओवर मुलांथुर्ती ये ओनकार चर्चेस है, जो बेसिकली ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, किधर का, एर्नाकुलम, कहाँ पे आता है, केरला में, ठीक है। इसमें जो चर्च है दैट हैज़ बीन टेकन ओवर with respect to the Supreme Court order which was on July 3rd, that the control of all parishes of the Malankara church should be handed over to the Orthodox faction, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स फैक्शन को देना चाहिए, इसके लिए किया है। गोदावरी फ्लोज एट डेंजर मार्क, मैनी शिफ्टेड टू सेफ्टी। तो हम बात करेंगे गोदावरी रिवर की। कहाँ से राइज होती है? फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक इन महाराष्ट्र। अगर गए नहीं हो तो वापस बोलता हूँ, जाके आना वहाँ पे किसी दिन, लॉकडाउन और कोविड-19 की वैक्सीन लेके। एंड फ्लोज फॉर अ लेंथ ऑफ अबाउट 1465 किलोमीटर्स बिफोर आउटफॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। सो हमें ये भी पता चला कि ये जाती है त्र्यंबकेश्वर नासिक से लेके बे ऑफ बंगाल तक। ड्रेनेज बेसिन का कौन से स्टेट्स को एक्सटेंड करता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। ये मेन स्टेट्स है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, एंड एडिशन टू स्मॉलर पार्ट्स इन मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। ट्रिब्यूटरीज कौन से? प्रवरा, पूर्ण, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वाईगंगा, प्रणहिता। प्रणहिता किसका कॉम्बिनेशन है? वाईगंगा, पेनगंगा और वर्धा का, ठीक है। वाईगंगा, पेनगंगा और वर्धा को तीनों मिला के प्रणहिता बोलते हैं। इंद्रावती, मानेर एंड सबरी। तो आई होप आपको समझ में आया रहेगा गोदावरी के बारे में, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। आंध्र प्रदेश लॉन्चेस यूपीआई बेस्ड पेमेंट इन विलेजेस। विलेजेस में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शंस एट द वार्ड एंड विलेज सेक्रेटेरिएट्स। इन्होंने चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी लॉन्च दिस कैंपेन, ठीक है। कहाँ पे? ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस, ठीक है। ध्यान रखना, इतना नहीं, बस ध्यान रखना कि अभी इंट्रोड्यूस कर रहे। 3 CRPF जवान्स एंड 2 मिलिटेंट्स किल्ड, ठीक है। वांटेड लश्कर ए तोयबा कमांडर हैदर अमॉन्ग दोज किल्ड, जवान इंजर्ड इन एनकाउंटर। 3 security personnel and 2 Lashkar-e-Taiba militants, including a wanted commander, were killed in a day-long gunfight in North Kashmir's Baramulla। बारामुल्ला क्या है? डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में, ठीक है। द गन बैटल स्टार्टेड आफ्टर द मिलिटेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम ऑर्किड एंड स्टार्टेड फायरिंग एट द जॉइंट चेक पोस्ट एट द CRPF पुलिस, ठीक है। तो हम बात करेंगे किसके बारे में? CRPF के बारे में। इट इज़ वन ऑफ द प्रीमियर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ऑफ इंडिया। CAPF के जो ब्रांचेस होते हैं उसमें एक ब्रांच आता है CRPF का, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो होते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF, उसमें एक ब्रांच आता है CAPF का, क्या है? CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम में आता है, होम अफेयर्स में आता है, और इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में कौन से आते हैं? आसाम राइफल्स आते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आते हैं, CISF आते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आता है, ITBP, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, एंड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड किसके लिए होता है? बेसिकली काउंटर टेररिज्म 1984 में बना था ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? जो हमारे गोल्डन टेम्पल को फ्री करने के लिए जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो ऑपरेशन चलाता है, दैट इज़ ऑपरेशन ब्लू स्टार। सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। बेसिकली कितने आते हैं इसमें? एक मिनट। इसमें आते हैं आसाम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो टिबेटन पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड सशस्त्र सीमा बल। अर्लियर क्या था इसका नाम? स्पेशल सर्विस ब्यूरो was raised in 1960 with the sole objective of achieving total security preparedness in the remote border areas, performing a stay behind role in the event of war। stay behind role in the event of war, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना। ये इसकी ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बारे में आप जाने रहोगे एंड आपको समझा रहेगा इसके बारे में। NHRC नोटिस टू उत्तर प्रदेश पुलिस। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने क्या नोटिस भेजा है उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को। मतलब ही इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ पुलिस इन द स्टेट। डायरेक्टर जनरल इज़ द हेड ऑफ पुलिस इन द स्टेट। डायरेक्ट है, ठीक है। ओवर अ रिपोर्ट ऑफ एन इंस्पेक्टर allegedly asking a girl to dance when she had gone to file a molestation complaint। एक इंस्पेक्टर ने उत्तर प्रदेश में बोला कि नाच के दिखाइए, ठीक है। तो ऐसे सारे जो इंस्पेक्टर्स हैं वो शायद ये भूल जाते हैं कि वो यूनिफॉर्म में है एंड दे फॉरगेट द डिग्निटी ऑफ अ यूनिफॉर्म। सो आप ये सारी चीज़ों से क्या सीखते हो? आपको ये सारी चीज़ों से सीखना है कि जो भी लाचार है उसको और लाचार नहीं किया जा सकता और ना ही आपको कभी करने की ज़रूरत है। आपको यूनिफॉर्म इसके लिए दिया गया है ताकि आप सेवा कर सको, ठीक है। ठीक है, लेट्स गो टू NHRC ऑफ इंडिया। इट इज़ व्हाट? इट इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब इट हैज़ बीन इन फोर्स विद द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो कौन से एक्ट से आया था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 एंड अमेंड किया था 2006 में। कभी एस्टैब्लिश हुआ था? 1993 में, ध्यान रखना। क्या सेलिब्रेट किया रिसेंटली? 2018 में सिल्वर जुबली, मतलब 25 साल कंप्लीट किए नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल ने। लोकेटेड कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। It is the watchdog of human rights in the country, that is the rights related to life, liberty, equality and dignity of the individual, which is guaranteed by the constitution or embodied in the international conventions and enforceable by courts of India. It was established in conformity with the Paris principle। आपको अभी ये भी समझ में आ गया कि Paris principle क्या है। Paris principle is for the promotion and protection of human rights, ठीक है। 1991 में पेरिस प्रिंसिपल अपन ने ये किया था एंड एंडोर्स्ड बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन 1993। तो आपको समझ में आया रहेगा ह्यूमन राइट के बारे में, ठीक है। प्ली फॉर अर्ली हियरिंग अगेंस्ट 2G वर्डिक्ट। जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को बोला है कि आप थोड़ा जल्दी कीजिए of hearing of appeals filed by it and the CBI against the 2G verdict। acquitter कौन है? A राजा, ठीक है। तो हम बात करेंगे किन के बारे में? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। कभी आए थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? सब जो भी है सब हम इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो 1956 में आए थे। पहले उनका नाम था एनफोर्समेंट यूनिट। किसके अंदर थे? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में थे, फॉर हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वायलेशंस अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। अब ये है क्या एग्जैक्टली? इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड विद द टास्क ऑफ एनफोर्सिंग द प्रोविजंस ऑफ 2 स्पेशल फिस्कल लॉज। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बेसिकली 2 फिस्कल लॉज देखती है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो 1999 है। फेमा को पहले फेरा बोला, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बोला जाता था, बट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोला जाता है 1999 एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। 1957 में द यूनिट वॉज रीनेम्ड एज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। 1956 की बारे में बात की, पहले एनफोर्समेंट यूनिट था, फिर 1957 में इसका नाम चेंज करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया and the administrative control of the directorate was transferred from Department of Economic Affairs to Department of Revenue। पहले Department of Economic Affairs में था, फिर Department of Revenue में डाल दिया गया है, ठीक है। Department of Revenue Ministry of Finance में आते हैं, ठीक है। 4 सालों के लिए बीच में 73 से 77 में ये जुरिडिक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में भी आए थे, ठीक है। तो ये डायरेक्टरेट क्या कौन से लॉ करता है? 2 लॉ करता है। कौन सा? एक फेमा और एक PMLA। फेमा हमने बात की, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नहीं, क्या था? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बराबर, ठीक है। अ सिविल लॉ हैविंग क्वासी जुडिशियल पावर्स मतलब थोड़ी बहुत जुडिशियल पावर्स भी है इनके पास, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशली पावर्स है फॉर इन्वेस्टिगेटिंग सस्पेक्टेड कंट्रावेंशंस ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है।
PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 19 आई थिंक 2002 प्रिवेंशन PMLA कब है 2002 राइट. PMLA क्या बोलता है? It empowered to conduct inquiry to locate, provisionally attach, confiscate assets from acts of scheduled offences beside arresting and prosecuting the money launderers. ठीक है. अभी इसके कंपोजिशन में कौन कौन आते हैं? Beside directly recruiting personnel, the directorate also draws officers from investigation agencies such as customs and central excise, income tax, police, etc. on deputation. मतलब डेपुटेशन पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यहाँ से लोग लेती है. प्रोसेसिंग केसेस ऑफ फ्यूजिटिव्स फ्रॉम इंडिया अंडर द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर एक्ट ऑफ 2018 इसको भी देखती है. स्पॉन्सर केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ COFEPOSA 1974 is regard to contraventions of FEMA. ठीक है. अब स्पेशल कोर्ट्स भी डेजिग्नेट किया है. ठीक है. फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 ऑफ PMLA, the central government in consultation with the Chief Justice of the High Court designates one or more session courts as special courts. This court is called as PMLA court, and any order passed by PMLA court can directly be filed in the High Court for that jurisdiction. ठीक है. ओके, आई होप आपको समझ में आया रहेगा PMLA के बारे में. राकेश अस्थाना अपॉइंटेड BSF डायरेक्टर जनरल. तो हमारे राकेश अस्थाना जी को अपॉइंट किया है BSF के डायरेक्टर जनरल. तो BSF के बारे में बात करेंगे. व्हाट इज BSF? BSF इज अ primary border guarding organization of India and termed as a first line of defense of Indian territories. BSF क्या? Border Security Force है. Is a primary border guarding organization of India and terms a first line of defense of Indian territories. It is the sentinels of Indian borders with Pakistan and Bangladesh. ठीक है. It came into existence in the year 1st December 1965. It was created by merging various state armed police battalions for achieving a better coordinated synergy between the border guarding functions in peacetime. ठीक है. BSF कहाँ का डिप्लॉयड है? इंडो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर, इंडो बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल अलॉन्ग विथ इंडियन नेवी एंड एंटी नक्सल ऑपरेशंस. Since its inception, BSF has proven its credentials during various counter-insurgency and anti-militancy operations, internal security duties, natural calamities, etc. में बहुत अच्छा काम किया है. BSF किस में आती है? Is among one of the 5 Central Armed Police Force of Union of India and is in the administrative control of the Ministry of Home Affairs, जिसके बारे में हमने पहले ही बात की थी. इनका काम क्या रहेगा? गार्डिंग द लैंड बॉर्डर ड्यूरिंग पीस टाइम एंड प्रिवेंटिंग ट्रांसनेशनल क्राइम. BSF is the currently stands as the world's largest border guarding force. ठीक है. तो ध्यान रखना, ये हमारा हो गया. हार्ट फ्लोन फ्रॉम पुणे टू चेन्नई. तो ये बेसिकली हार्ट फ्लोन फ्रॉम पुणे टू चेन्नई मतलब ये जो ग्रीन कॉरिडोर था, इसके लिए मैं सोचा कि आपको ये न्यूज़ बताऊं. ग्रीन कॉरिडोर वो कॉरिडोर होता है जो दो एरियाज़ या दो इसमें पुलिस पूरा रास्ता खाली करती है ताकि एम्बुलेंस को जाने में बहुत अच्छे से इजीली और स्विफ्टली जा सके. स्विफ्टली मतलब बहुत फास्ट. 4G SIM cards disconnect आशाज. Who are आशाज? आशाज आर द accredited social health activist. ठीक है. तो उनको बेसिकली पहले 2018 में बोला गया था कि उनको फ़ोन दिया जाएगा. अब उनको बोला है कि अभी ये सिम कार्ड ले लो, 4G सिम कार्ड विद डेटा. बट उन्होंने बोला 4G सिम कार्ड का हम क्या करें जब हमारे पास वैसा फ़ोन ही नहीं है. तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ये सारे एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट वर्क कीप्स गोइंग इन द ग्राउंड लेवल. ठीक है. तो आशा वर्कर्स बेसिकली उनको मिडवाइफ्स भी बोला जाता है. लुकाशेंको ऑफर्स टू होल्ड रेफरेंडम. लुकाशेंको कौन है? ये है बेलारूस के
हेड, बेसिकली इनके अगेंस्ट ये सब चल रहा है। बेलारूस के प्रेसिडेंट है, इनके अगेंस्ट सब ये कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है और बहुत कुछ है, तो दे आर होल्डिंग अ grudge against the president. I will hand over my constitutional powers but not under pressure, says Belarus president. रेफरेंडम के लिए बोल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है? लॉ कुड सी ऑस्ट्रेलियंस लूज फ्री सर्च सर्विसेज, सेज गूगल। क्यों फ्री सर्च सर्विसेज ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक लॉ प्रपोज हुआ है। कौन सा लॉ है? विच वुड फोर्स द गूगल और ये online platform providers to provide you with a dramatically worse Google search, and YouTube could lead to your data being handed over to big news businesses and would put the free services you use at risk in Australia. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे एक ड्राफ्ट आने के ये है जिसमें ऐसा होगा। श्रीलंका में पावर चली गई तो पूरी की पूरी श्रीलंका में कंट्री में पावर चली गई। तो क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि एक टेक्निकल ग्लिच आया। कहाँ पे आया? जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, दुल्लस अल्हा पेरुमा सेड अ टेक्निकल इशू एट द केरावाला पिटिया पावर स्टेशन। ठीक है, केरावाला पिटिया, ये ध्यान रखना है, नाम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है। केरावाला पिटिया पावर स्टेशन जस्ट आउटसाइड द कैपिटल कोलंबो विच कॉज द ब्लैकआउट। तो पूरे दिन तक श्रीलंका में लाइट ही नहीं थी। NFRA finds lapses in financial year 18 audit of IFIN। IFIN बेसिकली क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? NFRA क्या है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2018 को बना था। किसके अंडर बना था? अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। क्यों थी इसकी नीड? क्यों बना नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी? ये आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहे, पैसे के गफलत हो रहे। तो a need was felt to establish an independent regulator for enforcement of auditing standards and ensuring the quality of audits, so as to enhance investor and public confidence in financial disclosure of companies. ठीक है, composition देखते हैं। The Companies Act requires the NFRA to have a chairperson who will be appointed by central government and a maximum of 15 members। मतलब एक चेयरपर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और 15 मेंबर्स। इनका फंक्शन, इनकी ड्यूटीज़ क्या होगी? टू रिकमेंड अकाउंट एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड टू बी अडॉप्टेड बाय कंपनीज फॉर अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मॉनिटर एंड एनफोर्स कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये सारे इनकी ये होंगे। खेल रत्न हु विल बी क्राउंड दिस टाइम? रोहित, नीरज, हिमा, श्रीकांत इन द मिक्स फॉर द कोवेटेड अवार्ड। खेल रत्न अभी घोषित किया जाएगा। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं किसके बारे में? राजीव गांधी खेल रत्न, ऑफिशियली नोन एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर राजीव गांधी, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, who served the office from 1984 to 1989. It is awarded annually by Ministry of Youth and Sports. The recipients are selected by a committee constituted by the ministry and is honored for their spectacular and most outstanding performance in this field of sports over a period of 4 years. ठीक है, at international level, 4 years के इसमें at international. The award comprises a medallion, a certificate and a cash prize of 7.5 lakhs. आपको अभी इसके बारे में समझ में आ गया रहेगा। और हमारी लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज़ व्हाट? म्यूज़िक लेजेंड पंडित जसराज पासेस अवे। ठीक है, जो पंडित जसराज थे ये पासेस अवे। ही कंबाइंड ट्रेडिशनल स्टाइल विथ एलिमेंट्स लिंक टू लाइट क्लासिकल म्यूज़िक। 1930 में बॉर्न हुए थे और 2020 में इनकी डेथ हुई है। ठीक है, ये 90 ईयर्स के थे।
तो हम इनके बारे में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उनका नाम दिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या है बेसिकली, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लो अच्छे से। लास्ट 2-4 मिनट है उसमें देख लो, ठीक है। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU जिसको बोलते हैं हैज़ नेम्ड एन एस्ट्रॉयड discovered in 2006 after Indian classical singer Pandit Jasraj. Pandit Jasraj is the first Indian musician to receive this honor. The asteroid, or more formally known as a minor planet 2006 VP32, ध्यान रखना मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है, इतना भी ध्यान रखना। और ये जो एस्ट्रॉयड है जिसको फॉर्मली नोन एज अ माइनर प्लैनेट 2006 VP32, ये नाम से रखा, ये नाम है इनका, ठीक है। द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज अ रीजन ऑफ सोलर सिस्टम फॉलिंग रफली बिटवीन द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर वेयर द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रॉइड्स कैन बी फाउंड। अगर आप देखोगे मार्स और जुपिटर के बीच में जो एरिया है उसमें एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, ठीक है। इट ऑल्सो सर्व्स एज अ सॉर्ट ऑफ डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द इनर रॉकी प्लैनेट्स एंड आउटर गैस जाइंट, ठीक है। It was discovered on 11th November 2006 by Catalina Sky Survey. अब Catalina Sky Survey क्या है? Is a NASA funded project to discover and track near Earth objects, NEOs जिसको बोलते हैं. It is based in Arizona in the United States. Near Earth objects क्या होते हैं? Are asteroids or comet with sizes ranging from meters to tens of kilometers that orbit the sun and whose orbit come close to that of Earth, ठीक है। As minor planet discoveries are confirmed, they are given a permanent number by IAU's Minor Planet Center, जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यूनियन है, इसके द्वारा दिया जाता है क्या, एक नाम दिया जाता है माइनर प्लैनेट सेंटर के द्वारा। तो पंडित जसराज माइनर प्लैनेट कैन बी सीन ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट with the number 300128. 300128 क्या है? His birth date in reverse order 28/1/30. समझ गए? Pandit Jasraj is an exponent of Indian classical vocal music. He is the recipient of numerous award honors and titles, including the prestigious Padma Vibhushan and Sangeet Natak Academy. ठीक है। अभी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कब फाउंड हुआ था? 1919 में। और 1919 में हमारे पास क्या हुआ था? मोंटागो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुए थे। मोंटागो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में क्या हुआ था कि मुस्लिम्स को तो 1909 में ही दिया था ये मॉर्लेमेंटो में, बट बाकी सिख्स और इनको एक्सटेंड किया था रिजर्वेशन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करना, जब डॉट्स कनेक्ट करोगे तो आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। ये इसका क्या मिशन है? इज़ टू प्रमोट एंड सेफगार्ड द साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी इन ऑल इट्स एस्पेक्ट इंक्लूडिंग रिसर्च, कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन. It is the global authority for naming planetary features in solar system. So that's all from my side. Please subscribe to my channel, and I am working hard towards making you all officers and making it good for you. So I want your contribution as well. I want you to subscribe and share this channel and the video with your friends and ask them to subscribe too. Please like the video, and thank you so much for watching it.